नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो है OWASP की 7th कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या फिर हम उसे XSS भी बोलते हैं बहुत बार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो XSS होता है वो कैसे होता है, उसके बैकएंड में कोड कैसे डालते हैं, या फिर अटैकर कोई जो होता है वो जब भी उसका पेलोड इंसर्ट करता है वो टाइम पे बैकग्राउंड में क्या होते रहता है और उसके जो रेमिडिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हालो, चालू करिए। तो मित्रों, सबसे पहले अगर हम बात करें XSS वर्नेबिलिटी के बारे में, तो ये जो XSS वर्नेबिलिटी जो है वो एक ऐसी वर्नेबिलिटी है जो ना ही हमारे वेब सर्वर साइड होती है, ना ही कोई डेटाबेस सर्वर साइड होती है। इन शॉर्ट में अगर आपको बोलूँ तो ये जो वर्नेबिलिटी है वो कोई भी हमारे जो वेबसाइट होती है या फिर जो वेब एप्लीकेशन होता है उसके सर्वर या फिर उसके डेटाबेस या उनके ओर से नहीं होती है। ये जो वर्नेबिलिटी होती है ये होती है नॉर्मली वो वेब सर्वर या फिर वो वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले यूजर्स के साइड। मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो वर्नेबिलिटी वो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होती है या फिर क्लाइंट साइड को हम जो है वो हम विक्टिम बना सकते हैं। तो ये जो XSS वर्नेबिलिटी है उसमें होता ही है कि अगर हम समझो कोई एक ऐसा कोड या फिर ऐसा कोई मलिशियस कोड अगर हम वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर, और वही वेब एप्लीकेशन जब कोई और यूज़र उसे यूज़ करता है वो टाइम पे वो जो स्क्रिप्ट या फिर वो जो मलिशियस कोड है वो उसके पीसी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब वो विक्टिम के पीसी में जो वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था, तो जब भी वो एग्जीक्यूट होगा तो जैसे ही हमने उसमें जो भी हमारे कोड या फिर जो भी हमने जो मलिशियस चीज़ डाली थी वो उसके पीसी में एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर वो हिसाब से हैकर्स या फिर अटैकर्स जो होते हैं वो उसको यूज़ कर पाएंगे वो यूज़र के पीसी को। तो ये XSS कुछ इस प्रकार काम करता है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, इसके सोर्स कोड या फिर हम बोल सकते हैं कि कोडिंग के थ्रू हम देखते हैं कि ये जो XSS वर्नेबिलिटी है उसके बैकएंड में क्या होता है जब कोई अटैकर उसे परफॉर्म करता है। तो फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये एक वेब पेज है और वेब पेज में एक ही इनपुट फील्ड है जिसमें हमारा यूज़र नेम पूछा हुआ है। तो इसका बैकएंड में कुछ कोड इस प्रकार होगा जहाँ पे हमारा जो नेम है, इनपुट टाइप जो है, इनपुट एलिमेंट या फिर इनपुट टैग हम बोलते हैं, वो जो इनपुट टैग है उसका नेम हमने दिया है यूज़र नेम, और जो वो रिक्वेस्ट में पैरामीटर जाएगा वो पैरामीटर का नेम है यू नेम। तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे या फिर उसके अंदर जब हम वैल्यू डालेंगे वो टाइम पे रिक्वेस्ट के अंदर जो पैरामीटर यूज़ होगा वो होगा यू नेम, और वो जो इनपुट टैग है वो इनपुट टैग में हमने नेम को रखा है यूज़र नेम। तो जब भी हमें यूज़र नेम को कॉल करना होगा तो हम यू नेम से कॉल करेंगे हमारे वेब सर्वर के कोडिंग में, और फिर जब भी हमें अगर वो ही सेम इनपुट पैरामीटर या फिर जो इनपुट फील्ड है उसे हमें कॉल करना होगा तो हम वो यूज़र नेम फील्ड को कॉल करते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आप डेवलपर है तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो अभी समझो कि फॉर एग्जांपल मैं ये जो वेब पेज है उसके अंदर मैं डालता हूँ मोटा भाई। तो इसमें होता ही है कि जब भी ये मोटा भाई जो शब्द है या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वर्ड जब भी रिक्वेस्ट में जाएगा तो वो रिक्वेस्ट में पैरामीटर होगा यू नेम इक्वल टू फिर जो होगा जो चीज़ हमने एंटर की थी, मतलब फॉर एग्जाम्पल मोटा भाई हमने एंटर किया था तो वो वहाँ पे होगा। और ये जब भी हमारे कोड में पहुँचेगा, मतलब वेब सर्वर में पहुँचेगा, तब वो टाइम पे ये कोड कुछ इस प्रकार का होगा जहाँ पे वैल्यू इक्वल टू जो है वो मोटा भाई होगा, और वो सिंगल कोट्स में होगा क्योंकि वो जो सर्वर है या फिर वेब सर्वर के कोडिंग जो है वो इस प्रकार हुए थे, क्योंकि वो स्ट्रिंग है इसीलिए उसे कोट्स में डालना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ इस प्रकार होगा। अभी इसमें हम कर क्या सकते हैं, मतलब XSS कैसे होता है। अभी समझो कि हम यहाँ पे जो भी इनपुट डालेंगे या फिर जो भी चीज़ हम डालेंगे वो जाएगी डायरेक्टली सर्वर के अंदर। तो अगर हमने यहाँ पे कोई वैलिडेशंस नहीं डाले, फॉर एग्जांपल कि समझो कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को ब्लॉक करना या फिर कोई भी XYZ वैलिडेशंस नहीं डाले, तो वो टाइम पे होता ही है कि हम जो भी चीज़ डालेंगे वो एज इट इज़ उठा के वो जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो क्या करती है, सेम टू सेम पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो हमारे कोड के अंदर इंसर्ट कर देती है। तो अभी फॉर एग्जांपल समझो कि हमें कोई यूज़र की कुकी लानी है। अभी सीधी बात है कि कुकीज़ जो होती है वो तो क्लाइंट साइड ही सेव होती है। तो अभी समझो कि हमें कोई यूज़र की कुकी लानी है, तो हम क्या करेंगे, सीधी बात है कि हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर document.cookie जो फंक्शन है उसके थ्रू हम जो है वो कुकीज़ निकाल सकते हैं। तो हम document.cookie का यूज़ करेंगे। अभी हम जो है ये पेलोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम document.cookie का यूज़ करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हम document.cookie खाली एग्जीक्यूट करेंगे तो होगा ये कि वो विक्टिम जो है उसके ब्राउजर में जो है ये फंक्शन रन हो जाएगा, लेकिन हमें जो है उसकी कुकी हमारे पास चाहिए। तो सीधी बात है हमें वहाँ से हमारे पीसी तक, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसा वेब सर्वर आपके पास हो जो आपने इंटरनेट पे होस्ट करके रखा, तो वहाँ तक आपको लानी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे वेब सर्वर की या फिर जो भी आपके पीसी की IP एड्रेस होता है वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम वहाँ पे हमारा IP एड्रेस डालेंगे और फिर उसके एक पैरामीटर में हम document.cookie को पास कर देंगे। तो उससे होगा ये कि ये जब पूरी की पूरी वेबसाइट कॉल होगी, मतलब यूज़र के पीसी में हम जब ये पेलोड को कॉल करेंगे, मतलब ये URL
को कॉल करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट में जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी है उसके वो रिप्लेस होकर यूजर की कुकी आ जाएगी और फिर वो पूरी रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी। तो हम हमारे पीसी या फिर हमारा जो वेब सर्वर था उसके लॉग में हम देख सकते हैं कि उसकी कुकी की वैल्यू क्या थी, क्योंकि वो पूरी रिक्वेस्ट हमारे वेब सर्वर में आएगी तो हमारे पास लॉग्स तो रहेंगे, तो लॉग्स में हम देख ही सकते हैं कि वो कुकी की वैल्यू क्या थी। तो ये कुछ इस प्रकार का पेलोड बन जाएगा। अभी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें अगर यूआरएल को एग्जीक्यूट करवाना है, कोई भी हमारे पीसी या फिर हमारे बोल सकते हैं कि हमारे ब्राउजर के अंदर अगर हमें कोई यूआरएल को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। अभी डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन के अंदर हम जो भी यूआरएल डालेंगे वो यूआरएल को वो एग्जीक्यूट कर देता है। कौन? जावास्क्रिप्ट। तो ये जो है हमें ये हमारे पूरी ये पेलोड को, मतलब हमारी ये जो वेब सर्वर की जो आईपी एड्रेस और फिर वो हमारा पैरामीटर और उसके जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी वैल्यू है उसे हमें पूरे के पूरे को डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन के अंदर डालना होगा। तो ये हमारा कंप्लीट पेलोड हो जाएगा। अभी ये पेलोड को हमें हमारे यूजर के या फिर हमारे विक्टिम के जावास्क्रिप्ट के अंदर रन करवाना है। तो सीधी बात है, हमें वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम स्क्रिप्ट टैग को यूज़ नहीं करेंगे तो वो उसे एज अ HTML यूज़ कर लेगा, मतलब HTML कोड समझ लेगा। तो HTML में डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन या फिर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी ऐसा कोई कोड होता नहीं है, तो इसीलिए हमें उसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालना होता है। तो हमने दोनों साइड स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट पेलोड। मतलब स्क्रिप्ट टैग का मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट चालू होता है, फिर उसके बाद हमने यूज़ किया डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन के अंदर की जो भी वैल्यू है उसे हम कॉल करते हैं, मतलब वो यूआरएल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। और वो यूआरएल में हमने हमारा एड्रेस दिया हुआ है हमारा वेब सर्वर। तो ये एग्जांपल में हमने दिया है कि http://attacker.com और फिर हमने वहाँ पे एक पैरामीटर कॉल किया है, रैंडम पैरामीटर कोई भी हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाली वो रिक्वेस्ट चाहिए, हमें उसको रिस्पॉन्स तो भेजना नहीं है, हमें वो रिक्वेस्ट चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यूज़र के कुकी के वैल्यू से और फिर वो पूरी रिक्वेस्ट जो है वो हमारे वेब सर्वर को हिट करेगी और हम वहाँ से कुकी की वैल्यू जान सकते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट पेलोड। लेकिन ये पेलोड को इंसर्ट करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सोर्स कोड में जो हमारा ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे पुट किया हुआ है। अभी हम जो भी चीज़ डालेंगे वो क्या होगा, वो कोड के अंदर जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि वैल्यू इक्वल टू कोड और फिर वहाँ पे हम जो भी चीज़ एंटर करेंगे इनपुट की वो वहाँ पे जाएगी। तो हमें जो है वो कोड को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम कोड को ब्रेक नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा जो हमने पेलोड डाला है वो उसको एज अ स्ट्रिंग समझ लेगा और एज अ स्ट्रिंग ही हमें वहाँ पे दिखा देगा या फिर शो कर देगा या फिर जहाँ पे भी उसे यूज़ करना है वो यूज़ कर लेगा। तो वो पूरा एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर लेगा। तो हमें वो जो है उसको कोट आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि उससे वो जो वैल्यू की जो पैरामीटर की जो वैल्यू थी वो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। और फिर हमें एक एंगुलर ब्रैकेट भी डालना पड़ेगा, ताकि उससे क्या होगा कि वो जो हमारा इनपुट टैग था जहाँ पे हमने इनपुट ब्रैकेट ओपन किया था, इनपुट टैग के लिए हमें एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करते हैं ओपन करने के लिए, तो हमें वो भी क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है वो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्क्रिप्ट टैग कंप्लीट ओपन हो जाएगा, इनपुट टैग कंप्लीट क्लोज हो जाएगा और फिर हमारा पेलोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी ये पेलोड कुछ इस प्रकार होगा, एक सिंगल कोट, फिर एंगुलर ब्रैकेट और फिर हमारा जो कंप्लीट पेलोड था वो पेलोड। तो ये पूरी चीज़ को हम अगर हमारे वो जो पैरामीटर था या फिर जो भी हमारा वो जो इनपुट फील्ड था उसके अंदर हम डाल के फिर एग्जीक्यूट करेंगे या फिर हम रन करेंगे, तो होगा ये कि दूसरी बार जब कोई यूज़र वो सेम वेब पेज पे आएगा और फिर वहाँ पे वो कुछ भी चीज़ डालेगा, तो इससे होगा ये कि वो जो कोड है, ये स्क्रिप्ट टैग वाला कोड, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हालांकि ये बात हम जो कर रहे हैं वो स्टोर्ड एक्सेसेस की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक्सेसेस में 3 पार्ट होते हैं, एक रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, एक स्टोर्ड एक्सेसेस और एक होता है डोम बेस्ड एक्सेसेस। अभी ये तीनों चीज़ के बारे में मैं डिटेल में तो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि ये तीनों के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो में क्रिएट करूँ जिसमें हम ये तीनों को एकदम डिटेल में जान सके कि तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये एक्सेसेस कैसे परफॉर्म होते हैं। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो मैं स्टोर्ड एक्सेसेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि हम जो भी चीज़ इसमें एंटर करेंगे वो जो वेब सर्वर का जो कोड है या फिर सोर्स कोड है उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा, मतलब वो सेव हो जाएगा। तो ये एग्जांपल स्टोर्ड एक्सेसेस का है। तो अभी जैसे ही कोई दूसरा यूज़र वहाँ पे जाएगा और फिर जैसे ही वो वेब पेज को एग्जीक्यूट करेगा, तो होगा ये कि उसकी कुकी जो है वो हमारे वेब सर्वर या फिर जो भी हमने वेबसाइट दी थी attacker.com, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है वो उसको हिट करेगा और वहाँ पे हमने जो पैरामीटर डाला था तो वो कुकी की वैल्यू हमें जो है वो हमारे लॉग्स के अंदर या फिर हमारे वेब सर्वर के लॉग के अंदर हमें दिख जाएगी। तो इसके थ्रू, मतलब एक्सेसेस के थ्रू हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है कुकी ग्रैब करने का। इससे हम जो है वो एक HTML का कंप्लीट एक आईफ्रेम के अंदर पेज बना सकते हैं, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई आपका जो है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो, आपका सेशन टाइम आउट हो जाएगा। ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत बार हम फेसबुक को या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हम जब यूज़ करते हैं, अगर 5 मिनट तक हम इनएक्टिव हो जाते हैं तो वो एक छोटा सा पॉपअप देता है कि आप आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल दो, तो वैसे ही हम ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाते हैं, ना कि वो हमें कंप्लीटली लॉगिन पेज पे फेंक देता।
बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो हमें कंप्लीट डायरेक्टली लॉगिन पेज पे फेंक देते हैं और फिर वहाँ पे हमको फिर से लॉगिन करके हमें फिर से जो है वो पूरा ब्राउज करना पड़ता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमें छोटा सा एक पॉपअप दे देता है कि आपका जो है वो सेशन टाइम आउट हो गया, अगर आपको सेशन वापस चाहिए तो आप जो है वो लॉगिन कीजिए फिर से। तो हम जो है वो एक्सएसएस के थ्रू आईफ्रेम के अंदर मतलब HTML इंजेक्शन को यूज करके हम जो ऐसा एक पेज क्रिएट कर सकते हैं या फिर छोटा सा डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड एंटर करो और फिर वो यूजर नेम पासवर्ड हम जो है वो हमारे वेबसाइट पे वापस कॉल करवा सकते हैं। तो एक्सएसएस के जो है वो बहुत सारे इंपैक्ट हम दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो जो वेब सर्वर हो कैसा वेब सर्वर है और हम उसमें क्या क्या और जो है वो हैक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो एक्सएसएस के बारे में जो है वो कैसे काम करता है, क्या है, हम उससे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ के बारे में आपको जो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके रेमेडिएशंस के बारे में। तो सीधी बात है कि इसका रेमेडिएशन यही है कि समझो अगर आपको कोई यूजर नेम या फिर समझो कि कोई आपको ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको जो है वो खाली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, मतलब A to Z फिर 1 to 0, ये जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है अगर आपको उतना ही यूज करवाना है तो आप वो जो है वहाँ पे वैलिडेशंस डाल सकते हैं कि इसके अलावा अगर कोई भी कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे अगर कोई इंसर्ट करेगा तो हमारा सर्वर जो है वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो उसे डिक्लाइन कर देगा या फिर वो पूरी रिक्वेस्ट को जो है डिक्लाइन कर देगा या तो फिर कोई एरर दे देगा। हम वो चीज़ कर सकते हैं, उसको हम जो है वैलिडेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वैलिडेशंस डाल सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना है तो आप जो उसे व्हाइट लिस्ट कर सकते हो। व्हाइट लिस्ट इन शॉर्ट कि आप वो जो है वो पर्टिकुलर एक ही कैरेक्टर को आप जो है एक्सेप्ट करोगे और कोई कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो हम ये जो चीज़ें ऐसे सारे वैलिडेशंस जो हम डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वैलिडेशंस कैसे, क्या क्या, कौन से कैरेक्टर पे हम डालते हैं तो आप OWASP की गाइड जो है वो भी आप रिफर कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करवाना ही है, मतलब आपका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, तो आप जो है उसे कोई एक एनकोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई HTML एनकोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कोई URL एनकोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि वो URL एनकोड में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्वर साइड जो है वो सेव भी हो जाएगा, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग सेव होगा और फिर जब भी यूजर उसको वापस रिट्रीव करेगा तभी वो URL या HTML एनकोड होगा वो फिर से जो है वो डिकोड हो जाएगा और यूजर को जो है वो शो हो जाएगा। तो हम ऐसी भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक्सएसएस के रेमेडिएशन भी बहुत है, उसके इम्पैक्ट भी बहुत है। तो इसलिए इस पूरे एक्सएसएस को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो मैं ट्राई करूंगा कि ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सएसएस मैंने जो आपको बताया है, रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड और डॉम बेस्ड, इसका तीनों में डिफरेंट वीडियो प्लान तो कर रहा हूँ, देखते हो कब तक होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है वो एक्सएसएस के बारे में सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव है तो आप एज यूजुअल मुझे नीचे कमेंट करके बता ही सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो।